गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा दूसरा पार्ट जो है वारिस कौन हो गया है। तीसरा पार्ट जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसके बाद की गांव और शहर, यह जो कविता है ये कविता ओमिट कर दी गई है, इसलिए 8वीं कक्षा में तुम्हें ये पाठ और कविता नहीं रहेगी। और इसलिए मैं आगे का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, और वो पाठ है मधुबन। इस पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जी जो है वो हिंदी के जाने माने लेखक है। बहुत उन्हें प्रसिद्धि मिली है और उन्होंने हिंदी विषय में बहुत सारा लेखन किया है, विपुल लेखन किया है। विपुल का मतलब बहुत लेखन किया है। और उनकी भाषा जो है वो भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है, यानी कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वो सभी को अच्छी तरह से समझ में आता है। ऐसे सरल भाषा में उन्होंने लेखन कार्य किया है। अभी देखो ये पाठ जो है ये पाठ साक्षात्कार के रूप में है। अभी साक्षात्कार किसे कहते हैं? इंटरव्यू। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति जो है उस प्रश्नों का जवाब देकर उसके जीवनी के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उन्होंने जो कुछ जीवन में हासिल किया है उसके बारे में जब बताते हैं, और उन दोनों की जो बातचीत होती है उसे कहते हैं साक्षात्कार। तो ये पाठ जो है वो साक्षात्कार के रूप में है। यहाँ पे हमारे जो लेखक हैं अनुराग वर्मा जी, वो प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार ले रहे हैं। यानी कि अनुराग वर्मा तो खुद लेखक है, लेकिन वो किसका साक्षात्कार ले रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं? एक प्रसिद्ध लेखक है राम कुमार वर्मा, उनका साक्षात्कार ले रहे हैं। और उन दोनों में हमारे जो लेखक जो है अनुराग वर्मा जी राम कुमार वर्मा जी से प्रश्न पूछते हैं, और राम कुमार वर्मा जो जी है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सरलता से उसके जवाब देते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं पहले गद्य संबंधी में लेखक हमसे क्या कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना, काव्य यानी कि उनकी कविताएं की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी का मतलब क्या है? चातुर्य से। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उत्तर दिए हैं। अभी देखो हमारे लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं। पेज नंबर 11, पाठ क्रमांक 5, मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अभी देखो यहाँ पे हमारे जो लेखक अनुराग वर्मा जी जो है वो कहते हैं कि सुबह का समय था, यानी कि सुबह का समास शब्द क्या है? सवेरा। ओके, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। अभी मैं, यहाँ पे मैं का मतलब कौन है? मैं कौन हूँ? कौन है? अनुराग वर्मा जी। और इसलिए वो कहते कि मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के घर गया था। उनका घर कहाँ है? कि प्रयाग स्टेशन जो है उस प्रयाग स्टेशन के स्थित बाजू में वहाँ पे मधुबन नाम का उनका घर है। तुम्हें पता है उनके घर का नाम मधुबन है। आजकल हम लोग जब घर बांधते हैं, मकान बांधते हैं, हमारा जो निवास स्थान होता है, तो हमारे अगर प्रिय व्यक्ति हो या हमें जो नाम अच्छा लगता है वो नाम जो है हम अपने घरों को देते हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के घर का नाम क्या था? मधुबन। और उसकी तरफ पूरी रफ्तार का मतलब तेजी से, गति से, फास्ट वो जा रहे थे, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अभी देखो तय, वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन तय है, लेकिन लिखते समय तय, लेकिन तय बोलते हैं। तय का मतलब क्या है? उन्होंने ये जो समय जो है वो तय किया था, बताया था कि 10 बजे मैं आपके घर आने वाला हूँ।
अभी वो पूरी तेज़ी से जा रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि लेखक को तो थोड़ी देरी हो गई है, या उनकी गाड़ी जो है वो देर से आई है, और इसके लिए उन्हें लगता है कि मैं 10 बजे से पहले पहुंचूंगा नहीं, और इसके लिए लेखक समय पर पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से उनके घर की ओर जा रहे हैं। आगे देखो, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अभी लेखक क्या कहते हैं, देखो कि डॉक्टर साहब यानी कि राम कुमार वर्मा जी को उन्होंने विभिन्न विभिन्न यानी कि अनेक उत्सव, संगोष्ठियों का मतलब क्या है, चर्चा सत्र यानी कि सेमिनार रहते हैं, सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन की हिंदी सम्मेलन होता है, मराठी सम्मेलन होता है। तो ये महान लेखक, प्रसिद्ध लेखक है, तो जब सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तब हम क्या करते हैं, प्रसिद्ध लेखकों को निमंत्रण देते हैं और वो वहाँ पे आते हैं। लेखक हमारे खुद भी लेखक है अनुराग वर्मा, और इसके लिए वो उस संगोष्ठी में या उत्सव में जाते हैं तो उन्होंने देखा है कि वहाँ पे राम कुमार वर्मा जी भी आए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ देखा है, उसके निकट, निकट का मतलब पास, और उसके साथ मुलाकात यानी कि बातचीत करने का ये पहला अवसर है। अवसर का मतलब क्या है, मौका, चांस। उसे पहले ये चांस मिला है, पहला ये मौका है। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। देखो, अभी लेखक के दिमाग में विभिन्न विचार यानी कि बहुत सारे विचारों का ज्वार, ज्वार का मतलब हलचल, यानी कि एक के बाद एक सवाल आ रहे थे, विचार आ रहे थे। अभी कौन से विचार है, देखो, कैसे होगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनुष्य का, हाँ मनुष्य का, आदि। अभी उन्होंने क्या कहा है कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, मैंने तो उसे दूर से देखा है, पास जाकर कभी देखा ही नहीं है, तो डॉक्टर साहब का बर्ताव या व्यवहार कैसा होगा। ये तो बहुत बड़े साहित्यिक है। मनीषी, मनीषी का मतलब क्या है, ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है। तो क्या वो मेरे साथ, मैं तो एक आम ऐसा लेखक हूँ, सामान्य लेखक हूँ, तो क्या मेरे साथ वो अच्छे से बात करेंगे या उनका व्यवहार कैसा रहेगा। और इस तरह से बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं। देखो, पहले तुम्हें पता होगा कि ऐसा ही होता है कि अगर तुम अपने दोस्त के घर पहली बार जा रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी सहेली जो है वो तुम्हें अच्छे से पहचानती है, लेकिन उसके मम्मी पापा कैसे हैं, उसके भाई बहन कैसे हैं, वो तुम्हें पता नहीं है। और तुम जब पहली बार उनके घर पर जाओगे तो तुम्हारे मन में ऐसे सवाल आएंगे कि मेरे सहेली की मम्मी या उसके पापा मेरे साथ किस प्रकार बर्ताव वो कर सकते हैं, या मुझे कुछ पूछेंगे क्या, या मेरे बारे में कुछ जानकारी लेंगे क्या, या वो मुझे डांटेंगे तो नहीं, चिल्लाएंगे तो नहीं, ऐसा कुछ होगा क्या, मेरे साथ अच्छे से बातें करेंगे ना। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। तो वैसे ही लेखक के मन में भी वैसे बहुत सारे विचार आए हैं। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। अभी तमाम यानी कि सभी, बहुत सारे ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे, और उस विचारों के साथ साथ लेखक भी उसके घर में गए हैं, उन्होंने प्रवेश किया है। निवास, निवास का मतलब घर, और मधुबन में प्रवेश किया, वो अंदर आ गए। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। काफ़ी साहस किया, साहस यानी कि धैर्य किया, करेज, साहस का मतलब करेज। अभी तुम्हें पता है कि लेखक को ऐसा लगता है कि मैं एक महान व्यक्ति के घर पर आया हूँ, तो फिर दिल में तो धड़कन बढ़ती रहती है। तुम्हें पता है बहुत कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि हमारे दिल की धड़कन अपने आप बढ़ जाती है। पता है ना तुम्हें कब बढ़ जाती है? हाँ, बराबर तुम लोगों ने शायद सोचा होगा कि देखो, एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा हॉल में जब तुम जाते हो और टीचर पेपर लेके आती है, और तब तुम्हें लगता है अरे पेपर कैसे रहेंगे, मैंने जो किया है, मैंने जो याद किया है, मैंने जो पढ़ाई की है वो आएगा या नहीं आएगा, और फिर हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसी वैसे ही जब पेपर टीचर चेक करने के बाद कक्षा में लेके आती है, तब भी तुम्हारे नज़रें शिक्षकों के या अध्यापकों के हाथों में होता है। हाँ, आज टीचर पेपर देने वाली है, मुझे कितने अंक मिले होंगे, और इसके लिए दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ओके, तो साहस, लेखक को भी ऐसा ही हो रहा था, तो बहुत साहस करके उन्होंने क्या किया है, घंटी बजाई है। नौकर निकला और पूछ बैठा,
अभी यहाँ पे निकला शब्द, इतना शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं करना चाहिए था। नौकर बाहर आया या नौकर ने दरवाज़ा खोला, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया है नौकर निकला और पूछ बैठा, यानी कि नौकर बाहर आए और उन्होंने पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। अभी देखो, ये जो नौकर है वो तो लेखक को जानते नहीं थे, लेकिन शायद ऐसा हुआ होगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपने नौकर से कहा होगा कि 10 बजे अनुराग वर्मा जी मुझे मिलने अपने घर आ रहे हैं, तो द्वार खोलना, ऐसा कहा होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप अनुराग जी हैं, और लेखक ने हाँ में उत्तर दिया है। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अभी देखो, उन्होंने ड्राइंग रूम यानी कि हमारा हॉल जो होता है उसे कहते हैं, तो हॉल में उन्होंने बैठने के लिए कहा, और वो कहते ये उन्होंने ये भी कहा कि अभी आप बैठिए, डॉक्टर साहब जो है वो आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने उसकी खातिरदारी की है, बैठने के लिए कहा है। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। अभी देखो, ये महान हस्ती है, महान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति, लेकिन वो खुद अनुराग जी से पूछते हैं कि आप कैसे हो, कैसे आना हुआ, किस कारण आप आए हो। ओके, वैसे तो कौन किसकी इंटरव्यू ले रहे हैं? लेखक अनुराग वर्मा जी प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार ले रहे, इंटरव्यू ले रहे। तो प्रथम किसे बोलना चाहिए था? जो छोटे होते हैं वो पहले वो बातें करते हैं ना, बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे ये प्रसिद्ध लेखक विद्वान होने के बावजूद भी उन्होंने खुद लेखक से पूछा है कि आपका आना कैसे हुआ। यानी कि देखो उनका स्वभाव कितना सरल और अच्छा है, ये यहाँ से पता चलता है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। अभी उन्होंने क्या कहा है कि मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं, प्रसंग जिसके कारण आपको महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है ना। प्रेरणा एक वचन और प्रेरणाएं अनेक वचन। प्रेरणाएं मिली है, आप मोटिवेशन आपको मिला है या मोटिवेट हो गए हो, तो उनके बारे में जानकारी, यानी कि हेतु का मतलब उद्देश्य, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे बातचीत करनी है आपसे। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। देखो, उसने कहा, अच्छा ये बात है, यानी कि तुम्हें मेरे जीवन के बारे में पूछना है या मुझे प्रेरणा कैसे मिली उसके बारे में पूछना है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ऐसा वो सरलता से कहते हैं। अभी अनुराग वर्मा जो जी है वो क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। अभी देखो, उनका क्वेश्चन कौन सा है कि काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे प्राप्त हुई, यानी कि आपने जो कविताएं लिखी है उनकी प्रेरणा, यानी कि आपको किसने मोटिवेट किया है और ये आपको कहाँ से प्राप्त हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपके जीवन के अंतरंग यानी कि इंटरनल चेंजेस, अंतरंग पहलू, यानी कि तुम्हारे अंदर जो इंटरनल चेंजेस हो गए हैं वो किसके कारण हो गए हैं। मोड़ का मतलब क्या? आकार, यानी कि मोल्ड। आपके जीवन को किसने मोल्ड किया, ऐसा वो बताना चाहते हैं, उसे जानकारी उससे लेना चाहते हैं, इसके लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी उत्तर स्वरूप हमारे राम कुमार वर्मा जी क्या कहते, देखो, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। अभी मैं एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तुम्हें। देखो, उन्होंने क्या कहा है कि मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था, हमारी व्यवस्था बहुत अंध है, अंधश्रद्धाओं पर हम अपना जीवन बिता रहे हैं। जो अंध व्यवस्था है, जो सही नहीं है, जो गलत है, आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर किसी महत्वपूर्ण काम से हम बाहर जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम क्या कहते हैं? काम नहीं होगा। या कोई विधवा जो है वो हमारे आगे आ गई, हमसे मिली, तो भी काम नहीं होगा। पुराने ज़माने में ऐसे बहुत सारे अंधश्रद्धाएँ थी, अंधव्यवस्था थी। पति मरने के बाद
पत्नी को क्या करना है, अग्नि में अपने आप को स्वाहा करना है। ये सब जो है वो अंधश्रद्धा है। और ये लेखक के मन में उसके प्रति बहुत घृणा थी, नफरत थी, और इसलिए उन्होंने कहा है कि विद्रोह यानी कि क्रांति, उपद्रव था, उसके मन में उदित हो गए, यानी कि ये व्यवस्था जो है वो लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। अभी देखो 1921 में लेखक की उम्र क्या है, 15.5 वर्ष। अभी मेरे ख्याल से तुम्हारी उम्र रहेगी 13 साल या 13.5 साल ऐसे रहेगी। तो लेखक सिर्फ यानी कि अभी 10वीं कक्षा में तुम 15 साल के हो जाते हो, तो ऐसा समझो कि 10वीं कक्षा का लड़का है। तो इतना छोटा लड़का जो है वो क्या कर रहा है, आंदोलन में भाग ले रहा है। अभी देखो गांधी जी का असहयोग, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, हाँ, और आंदोलन में वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हैं। अभी पारिवारिक, ये परिवार से बना हुआ शब्द है पारिवारिक, ये उपसर्ग और प्रत्यय, तुम्हें पता है ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये प्रत्यय है। और समाज से सामाजिक शब्द बन गया है। तो देखो यहाँ पे कहा है कि पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान, व्यवधान का मतलब क्या है, बाधाएं, प्रॉब्लम्स थी। शायद उसके मम्मी ने कहा होगा अरे तू छोटा लड़का है, तू कैसे हिस्सा ले सकता है, या समाज ने कहा होगा, समाज में देखो अगर हमें, तुम्हें पता है ना कि छोटे बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाना है, अगर छोटे बच्चे कहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे तो जो काम पर रखते हैं उसे जेल जाना पड़ता है। ओके, तो ये छोटा बच्चा है, तो समाज और परिवार दोनों ने उसे ना बोल दिया, लेकिन फिर भी हमारे जो लेखक है वो उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा ले लिया है। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर के मौलाना शौकत, अभी मौलाना का मतलब क्या है, पंडित, जो अरबी और मुसलमानों के जो पंडित होते हैं उसे, अभी जैसे कि हम लोग हिंदू के जो पंडित होते हैं वो पंडित कहते हैं, हमारे जो धर्मगुरु होते हैं आई मीन चर्च में, तो वैसे मुसलमानों के जो पंडित विद्वान होते हैं उन्हें कहते हैं मौलाना। तो मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। देखो अंग्रेज़ हमारे भारत में आए और उन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। ओके, वो हमारे भारतीय को अंग्रेज़ी भाषा सिखाने लगे और इसके ज़रिए वो अपना राज्य स्थापन करना चाहते थे, हम पर अधिकार जताना चाहते थे। और ये बात जो है, ये बात गांधी जी को अच्छे से समझ में आई थी। और गांधी जी ने ऐसा कहा भी था कि देखो उस समय स्कूल छोड़ना अच्छी बात है ना, हर एक को, हर एक मम्मी पापा जो होते हैं उन्हें लगता है कि मेरा बेटा स्कूल में जाए, पढ़े लिखे और बड़ा हो जाए। वैसे ही लेखक के मम्मी पापा को भी ऐसा ही लगता था। आई मीन लेखक कौन से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है, उन्हें भी ऐसा ही लगता था। और उस समय देखो स्कूल छोड़ने की बात तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। और उस समय मौलाना शौकत अली ने कहा है कि गांधी जी ने ऐसा कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम यानी कि अंग्रेज़ी शिक्षा लेकर हमें, वो जो अंग्रेज़ है वो हमें अंग्रेज़ी शिक्षा देकर, हमें वो भाषा सिखाकर हमें उनका गुलाम बनाना चाहते हैं। ओके, ऐसा उन्होंने कहा है। ये उनकी एक नुस्खा का मतलब युक्ति, उसकी आइडिया है कि वो हम भारतीयों को सिखाएंगे, अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान देंगे और फिर हम उस पर अधिकार जमाएंगे। तत्पश्चात का मतलब क्या है, उसके बाद आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? है कोई ऐसा? माई का लाल, माई का मतलब क्या है, मम्मी, माँ। हमने पहला लेसन कविता पढ़ी है, माई समुद्र जिसकी ना, माई, तो माई का मतलब क्या है, माता। तो देखो उन्होंने कहा माई का लाल। अभी लाल का मतलब क्या है, एक लाल का मतलब है रंग और दूसरे लाल का मतलब है संतान, पुत्र।
ओके, कोई मैं का लाल है यानी कि मम्मी का ऐसा कोई पुत्र है जो कह दे कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़े ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। अभी देखो, जब शौकत अली ने सबसे कहा, तेज आवाज़ से कहा कि कोई है मैं का लाल जो कल से स्कूल नहीं जाएगा। अभी देखो, कौन से स्कूल में नहीं जाएगा? अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाएगा, क्योंकि सब ने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी जो भाषा जो आनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने आकर यहाँ पे अंग्रेजी भाषा जो है वो सबको आनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, सब बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजा था। तो कोई ऐसा है, ये मराठी स्कूल नहीं है ना, तो उनके स्कूलों में हम क्यों पढ़े, तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा है कि कोई ऐसा है जो अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाना चाहता है, ऐसा कोई माई का लाल है। तो हमारे लेखक देखो कितने धैर्यवान है, उसने अपने माँ के सामने बोल दिया, श्रद्धा से बोल दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। हमारी हिम्मत नहीं होगी कि माँ के सामने ऐसी बात बोले, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ ऐसे कहेगी, हाँ नहीं जाना है, चलो कोई बात नहीं, सो जा, ऐसा कहेगी। माँ एक जोर से झापड़ लगाएगी और बोलेगी, चलो उठो जल्दी स्कूल जाओ। स्कूल नहीं जाएगा कह रहा है, क्या करेगा फिर? यहाँ वहाँ भटकेगा क्या और हमें डांटेगी। लेकिन लेखक ने बहुत धीरजता से, धैर्यता से अपने माँ के सामने ऐसे घोषणा कर दिए कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सभी लोग सकते में आ गए। सकता यानी कि भयभीत हो गए हैं, सकते में आना यानी कि भयभीत हो जाना। बात भी अजब थी, अजब यानी कि अलग सी थी। इतना सा छोटा सा लड़का और कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अरे स्कूल तो जाना ही चाहिए, क्योंकि स्कूल में जाएंगे तभी हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये लड़का इतना सा 15 साल का लड़का है और कह रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, वो भी अपने माँ के सामने। बाप रे, क्या डेयरिंग है उसकी। और सब डर गए। और उसके डरने का दूसरा कारण भी है कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। डिप्टी कलेक्टर यानी कि उनके पिताजी जो थे ना, वो उप जिलाधिकारी कहते हैं उसे, हाँ, डिप्टी कलेक्टर थे। और इसलिए देखो वो विद्रोह कर रहा था। अभी देखो, ये डिप्टी कलेक्टर जो थे, वो डिप्टी कलेक्टर सरकारी यानी अंग्रेज़ों का शासन था और वो अंग्रेज़ों के शासन में कार्य कर रहे थे, और उसका ही बेटा उसके खिलाफ जा रहा है। तो क्या उसके नौकरी पर उसे कोई रखेगा कि अरे देखो तुम्हारा बेटा जो है वो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो तुम्हें हम नौकरी से निकाल देंगे। तो ऐसी आफत, ऐसी संकट आ सकता था। तो इसलिए सब डर गए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही। देखो तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिताजी की नौकरी चली जाएगी, वो डिप्टी कलेक्टर है और इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी तुम्हारे कारण उसकी नौकरी चली जा सकती है, इसके लिए तू विद्रोह मत कर, यानी कि उसके खिलाफ आवाज़ मत उठा। परंतु मैं घर से निकल पड़ा। लेकिन लेखक ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है, लेखक राम कुमार वर्मा जी ने, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, देखो, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था, क्योंकि गांधी जी के आदेश को उन्होंने सर आंखों पर लिया था। जो गांधी जी कहेंगे उसे वो अपनाना चाहते थे। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। अभी लेखक की आयु बढ़ गई है और वो देखो हाथ में अपना तिरंगा लेकर सुबह, प्रभात यानी कि सुबह की फेरी जो है, यानी कि घूमना, हाथ में झंडा लेकर भारत माता की जय, आज़ादी को हम पाकर ही रहेंगे, ऐसी नारे लगाकर वो प्रभात फेरी निकालते थे। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। देखो उन्होंने कहा है कि उन्होंने उसके बाद देश प्रेम पर उन्होंने कविता लिखी है और वहाँ से उन्होंने कविता की शुरुआत की है। अभी मंगलाचरण का मतलब क्या है कि कार्य आरंभ करने से पूर्व की जाने वाली मंगल स्तुति होती है। कौन सा भी कार्य हो, जब गणेश उत्सव होता है तुम्हें पता होगा तो उसके पहले आरती होती है, या हमारे यहाँ पे जो हम चर्च में जाते हैं तो पहले गीत गाया जाता है, स्तुति गीत होता है और उससे हम शुरुआत करते। तो लेखक ने देखो देश प्रेम कविता पहली लिखी है और यह उनके कविता की शुरुआत थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ। ऑडियो में जो तुम्हें शब्दार्थ यहाँ पे दिखाई देते हैं उन्हें तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है। जो शब्द वाटिका में अगर
शब्दार्थ है उसे नहीं लिखा तो चलेगा। और जो मैंने यहाँ पे कृतियाँ दी है उस कृतियों को तुम्हें सुंदर हस्ताक्षर में अपने नोटबुक में लिखना है। उम्मीद है कि जहाँ तक मैंने सिखाया तुम्हें समझ में आया होगा। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो।